Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Proviso 2nd of Section 22. In the previous lecture, we have discussed Proviso 1 of Section 22, and before that, we have discussed Section 22. So, Section 22 deals with whenever the confession caused by any inducement, threat, or promise that becomes irrelevant. Proviso 1 of Section 22 says that if confession given by accused person after removal of impression of such inducement, threat, coercion and promise, that confession becomes relevant. Section 22 ये कहता है कि अगर confession लिया गया बहला फुसला कर, धमकी देकर या प्रॉमिस कर कर, तो वह कन्फेशन इररिलेवेंट है, नहीं माना जाएगा, एडमिसिबल नहीं है. लेकिन वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्शन, प्रॉमिस के इफेक्ट खत्म होने के बाद, इंप्रेशन रिमूव होने के बाद अगर कन्फेशन दिया गया तो वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा. ये हमने डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 22 का प्रोविसो सेकंड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्रोविसो सेकंड, देखिए व्हाट एग्जैक्टली द प्रोविसो सेकंड स्पीक्स अबाउट. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made. देखिए ये प्रोविसो सेकंड जो है सेक्शन 22 का, बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसका सेक्शन 29 और सेक्शन 22 का प्रोविसो सेकंड बोथ आर द सेम. अब वहां पर सेक्शन 29 जो था वो सेक्शन 22 का प्रोविसो सेकंड है यहां पर. अब क्या है देखिए, इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट. अगर कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट है, मतलब कन्फेशन के प्रोविजन में कहीं ना कहीं किसी कन्फेशन को रिलीवेंट बताए वाला है, तो इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट. वो इररिलेवेंट नहीं होगा मेयरली बिकॉज इट वॉज मेड. सिर्फ इस बेस पे वो इररिलेवेंट नहीं होगा. इट वॉज मेड व्हेन इट वॉज मेड टू द अक्यूज्ड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. देखिए, इफ the confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant because the accused made a confession under a promise of secrecy. otherwise relevant है तो सिर्फ इस बेस पे वो irrelevant नहीं होगा कि accused ने जो confession दिया था वो जिसको भी दिया था उसको ये बोलकर दिया था कि इसको आपने सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना है. अदरवाइज रिलीवेंट है तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी रहने के बाद भी वो रिलीवेंट ही रहेगा. अगर बेसिकली वो कन्फेशन इररिलेवेंट ही है तो इररिलेवेंट होगा. अदरवाइज सपोज मैंने किसी पर्सन के पास वॉलंटरीली कन्फेशन दिया तो ये कन्फेशन रिलेवेंट है, तो इट डज नॉट बिकम्स इररिलेवेंट मेयरली बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. सिर्फ मैं कोर्ट के सामने ये नहीं बोल सकता हूं कि वो जिसको मैंने कन्फेशन दिया था उसको मैंने बोला था कि तुझे ये सीक्रेट रखना है और उसने सीक्रेट नहीं रखा इसलिए मेरा कन्फेशन इररिलेवेंट है. बिल्कुल नहीं. अदरवाइज रिलेवेंट है तो वो कन्फेशन रिलेवेंट ही माना जाएगा. बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन ऑन द अक्यूज्ड, इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट इट डज नॉट बिकम्स इररिलेवेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिसेप्शन ऑन द अक्यूज्ड. धोखा देके कन्फेशन लिया गया, अक्यूज्ड ऐसा नहीं बोल सकता. अदरवाइज रिलेवेंट है तो वो रिलेवेंट ही होगा. नेक्स्ट वन इज when the accused was drunk. when the accused was drunk, accused ये नहीं बोल सकता कि मेरा जो कन्फेशन लिया गया उस वक्त लिया गया जब मैं शराब के नशे में था. if that confession is otherwise relevant it becomes relevant. it does not becomes irrelevant on the basis of when the accused confessed has given a confession he was drunk. वो ये नहीं बोल सकता, वो ये बोल के अपने कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं बता सकता कि जब कन्फेशन लिया गया मैं शराब के नशे में था. अगर वो अदरवाइज रिलेवेंट है तो शराब के नशे में भी रिलेवेंट ही होगा. नेक्स्ट वन इज इन आंसर टू क्वेश्चन विच द अक्यूज्ड नीड नॉट हैव टू आंसर्ड. अक्यूज ये नहीं कह सकता इफ द कन्फेशन इज अदरवाइज रिलेवेंट. कन्फेशन अगर अदरवाइज रिलेवेंट है तो ये कह के अपने कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं ठहरा सकता अक्यूज कि मैंने ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जिसका आंसर देना मुझ पर बाइंडिंग नहीं था. नहीं था तो मत देना था. तूने अगर कन्फेशन दिया तो तू ये बोल के अपने कन्फेशन को इररिलेवेंट क्लेम नहीं कर सकता कि तूने उस क्वेश्चन का जवाब दिया जिसका देने का तेरे पे कोई बंधन
नहीं था. इन आंसर टू क्वेश्चन विच द अक्यूज्ड नीड नॉट हैव टू आंसर्ड. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन नो प्रायर वार्निंग वाज गिवन टू अक्यूज्ड ये नहीं बोल सकता. कन्फेशन अगर दिए वाला है, अदरवाइज रिलीवेंट है, तो वो ये बोल के अपने कन्फेशन को इररिलेवेंट ठहरा नहीं सकता कि मुझे कोई वार्निंग नहीं दी गई बोल के. ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे पांचों कंसेप्ट को. देखिए, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी. पहला, व्हेन अ कन्फेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अक्यूज्ड बाय प्रॉमिसिंग हिम दैट व्हाट ही विल कन्फेस विल बी केप्ट सीक्रेट इज रिलीवेंट अंडर दिस सेक्शन. देखिए, इफ द कन्फेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड by promising him that whatever you will say, it will be kept secret. If you confess the guilt, it will be kept secret. If this promise is made by the party, and after making the promise, if the accused confesses guilt, this promise of secrecy does not make that confession irrelevant. If that confession is otherwise relevant, it becomes relevant. Promise of secrecy will not affect the relevancy of confession. बात ध्यान में रखो कि मैंने अगर आपको कहा कि भाई एक काम करो कि आपने अगर गुनाह कबूल किया मेरे सामने, तो मैं उसको सीक्रेट रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा. समझ रहे हो बात? अब ये कन्फेशन रिलीवेंट है, अदरवाइज अगर रिलीवेंट है तो सिर्फ ये बेस पे इररिलेवेंट नहीं होगा कि मैंने आपको ये कह के कन्फेशन लिया कि मैं उसको सीक्रेट रखूंगा. अब अदरवाइज रिलीवेंट का मतलब वही है कि इररिलेवेंट कन्फेशन कौन से है. एक तो कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. अगर किसी को भैला फुसलाकर, धमकाकर या प्रॉमिस करके कन्फेशन लेंगे, वो इररिलेवेंट है. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर इररिलेवेंट है. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर व्हाइल अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर इररिलेवेंट है. इसके अलावा जो भी कन्फेशन है वो सारे रिलेवेंट हो जाएंगे. सपोज मैंने मेरे दोस्त को प्रॉमिस किया, मैंने बोला कि देख, अगर तू मुझे मेरे सामने गुनाह कबूल करेगा तो मैं तेरे से वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सीक्रेट रखूंगा. अब मुझे बताओ कि ये कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट है कि नहीं है? डेफिनेटली है. अगर हम हमारे दोस्त के पास कन्फेशन करते हैं तो रिलीवेंट है वो. अब बात ध्यान में रखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कन्फेस किया, भले ही मैंने प्रॉमिस किया था आपको सीक्रेट रखने का, अब जब जाके मैं कोर्ट में बोलूंगा कि भाई ये पर्सन ने, आपने मुझे क्या करे, मेरे सामने गुनाह कबूल किए, आप कोर्ट में आकर ये नहीं बोल सकते कि नहीं साहब, इन्होंने मेरे कन्फेशन को सीक्रेट रखने का वादा किया था इसलिए मैंने कन्फेशन दिया. समझ रहे हो? अभी सीक्रेट रहने का वादे के वजह से वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, वो कन्फेशन रिलीवेंट ही रहेगा. हाँ, आप जाके डायरेक्टली डिनाई कर सकते हो, आप जाके ये कह सकते हो कि मैंने कन्फेशन दिया ही नहीं. लेकिन आप अगर बोलोगे मैंने कन्फेशन दिया लेकिन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी की वजह से, तो कोर्ट उस कन्फेशन को रिलीवेंट मानेगा, कोर्ट उस कन्फेशन को एडमिसिबल मानेगा. बात ये ध्यान में रखिए. देखिए यहां पर देखिए, रमेश इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग सुरेश. रमेश पे अक्यूजेशन थे, उसने सुरेश का मर्डर किया. नरेश इज अ फ्रेंड ऑफ रमेश. नरेश रमेश का फ्रेंड था. नरेश आस्क्ड रमेश रिगार्डिंग मर्डर विथ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एंड रमेश कन्फेस. नरेश ने रमेश से कहा कि भाई देखो, मर्डर के बारे में बताओ मुझे और मैं सीक्रेट रखूंगा, और रमेश ने कन्फेशन दे दिया नरेश के सामने. अब होगा ऐसा, दिस कन्फेशन मे बी प्रूव्ड अंडर प्रोविसो सेकंड ऑफ सेक्शन 22. ये कन्फेशन प्रूव किया जा सकता है बिकॉज कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट. दोस्त को दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट है क्या? नहीं है. तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बाद भी वो रिलीवेंट ही होगा, इररिलेवेंट नहीं होगा. ये क्लियर किया प्रोविसो सेकंड ऑफ सेक्शन 22 ने. ठीक है, दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया, व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक. Accused was drunk. The intoxicated person generally speaks truth. If any confession is made by an accused who was drunk, the confessional statement is admissible under proviso second of section 22. ये section 22 के proviso second में क्या हो जाएगा? Relevant माना जाएगा. देखिए, intoxicated person is generally speaking truth. Intoxicated person जो शराब पिया हुआ है वो जनरली सही बात करता है, इसलिए उसका कन्फेशन रिलीवेंट ही माना जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, रमेश कन्फेस हिज गिल्ट अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन बिफोर सुरेश. रमेश ने सुरेश के सामने अपने गिल्ट को कबूल किया, कन्फेशन दिया अंडर द इंटॉक्सिकेशन, वो शराब के नशे में था. अब रमेश कैनॉट टेक द डिफेंस दैट ही कन्फेस हिज गिल्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. बाद में चल के रमेश ये नहीं कह सकता कि मैं शराब के नशे में रहते हुए मैंने कन्फेशन दिया, मैं नशे में था इसलिए कन्फेशन दिया. वो कन्फेशन सेक्शन
22. Ramesh confession becomes admissible under proviso second of section 22. Proviso second of section 22 में वो admissible माना जाएगा because that confession is otherwise relevant. वो confession otherwise relevant है ना, तो शराब के नशे में भी relevant ही माना जाएगा. Another concept देखिए, in answer to question which the accused need not have to answer. अगर for example confession दिया, देखिए there is no bar to the admissibility of a confession for being made in answer to question. When an accused is questioned as to the fact, he is not bound to answer whatever may be the form of question. If any answer is given by the accused, it will be treated as confession. बात ध्यान में रखो कि फॉर एग्जाम्पल कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट है, अक्यूज से क्वेश्चन पूछा गया और अक्यूज उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बंधन कारक नहीं है, बाउंड नहीं है वो जवाब देने के लिए, फिर भी अक्यूज ने जवाब दिया और वो जवाब ही कन्फेशन था, तो अक्यूज आगे चल के ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसका जवाब देना मुझ पर बाइंडिंग नहीं था. ये बेस पे वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा बिकॉज कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट. वो अदरवाइज रिलीवेंट है तो बाद में भी रिलीवेंट ही होगा, वो चाहे आंसर दे या ना दे. तो ये भी एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया. अब देखिए when no prior warning was given to accused. अब देखिए confession of the accused will be relevant also if no warning was given that he is not bound to make any statement and the whatever he states will be used against him. अब देखिए if the confession is otherwise relevant, it does not becomes irrelevant on the basis of warning not given to the accused person. अब बात ध्यान में रखिए कि confession otherwise relevant है, सिर्फ इस बेस पे वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा कि उसको कन्फेशन रिकॉर्ड करते वक्त उसको वार्निंग नहीं दी गई. क्या वार्निंग? कि भाई देख तू बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए और अगर कन्फेशन देगा तो ये तेरे अगेंस्ट में यूज होगा. ये वार्निंग है जनरली, बट ये वार्निंग नहीं रहने के वजह से जो रिलीवेंट कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा. इफ कन्फेशन इज अदरवाइज रिलीवेंट, सिर्फ वार्निंग नहीं रहने के वजह से वो इररिलेवेंट नहीं होगा, वो रिलीवेंट ही माना जाएगा. The section provides that a voluntary confession does not become inadmissible merely because the maker was not warned before that it might be used against him as evidence. देखिए कि अगर वो कन्फेशन वॉलंटरी कन्फेशन है, सिर्फ इस बेस पे वो इररिलेवेंट नहीं होगा कि अक्यूज्ड को कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले वार्निंग नहीं दी गई थी. वार्निंग नहीं भी दी गई, अदरवाइज कन्फेशन रिलेवेंट है, तो in absence of warning also that confession becomes relevant according to proviso second of section 22. By practicing a deception on the accused, अगर confession लिया गया धोखा देके, by practicing a deception, देखिए when a confession is obtained by practicing fraud and deception with the accused, the confession is admissible as if it was not taken by inducement, threat or promise. उसको inducement, threat और promise देकर नहीं लिया गया है. भाई डिसेप्शन फंसा के लिए उसको कोई बात नहीं. सेक्शन 22 अट्रैक्ट कब होगा? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, वो भी किसके तरफ से? पर्सन इन अथॉरिटी की तरफ से. बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ इट इज एडमिसिबल द कोर्ट इज नॉट कंसर्न हाउ द एविडेंस इज ऑब्टेन. अगर वो कन्फेशन एडमिसिबल है तो कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है कि कन्फेशन किस तरीके से लिया गया है. इफ कन्फेशन अदरवाइज रिलीवेंट, इट बिकम्स रिलीवेंट दो it is obtained by practicing deception on the accused. उसको धोखा देके भी कन्फेशन लिए होंगे, कोई ट्रिक यूज करके भी कन्फेशन लिए होंगे. अगर अदरवाइज वो कन्फेशन रिलीवेंट है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट ही होगा, इररिलेवेंट नहीं होगा इस बेस पे कि भाई डिसेप्शन करके धोखा देके उससे कन्फेशन लिया गया है. अदरवाइज रिलीवेंट है तो वो रिलीवेंट ही रहेगा. उम्मीद करता हूं कि ये प्रोविसो सेकंड सेक्शन 22 का आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.